जयपुर डायलॉग्स 2025 धर्म, संस्कृति और विचारों का महोत्सव है। इसे और बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी हर दान राशि इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। ये सिर्फ समर्थन नहीं, यह है धर्म युद्ध में आपका संकल्प। आज ही हमारे क्राउड फंड में योगदान दें और भारत के पुनर्जागरण के साथी बने। QR स्कैन करें और योगदान के लिए लिंक नीचे दिए हुए हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर की मौज हो जाती है, ये सुना होगा आपने। तो अभी नेपाल में जो कुछ चल रहा है, और नेपाल में जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि वहाँ की सरकार गिर गई है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है, बाकी सारे मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत सारे मंत्री काठमांडू छोड़ के भाग गए, और ये सब इतनी तेज़ी से हुआ, इतना अचानक हुआ कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन यदि इसकी गहराई में जाया जाए तो पता चलेगा कि ये जो आग बहुत दिनों से सुलग रही थी, और आग सुलगने का मुख्य कारण था नेपाल का प्रजातंत्र। क्योंकि नेपाल का प्रजातंत्र जब से आया है, जब से वहाँ पर राजशाही गई है और नेपाल का प्रजातंत्र आया है, उस प्रजातंत्र में पब्लिक की, जनता की पूरी तरह से ऐसी तैसी हो रखी है। और आपको ध्यान ही होगा कि यह प्रजातंत्र आया कैसे था। प्रजातंत्र लाने में बहुत सारे लोगों का उसमें षड्यंत्र था। उसमें हमारे यहाँ भारत की जो UPA सरकार थी उसका भी षड्यंत्र था, और पश्चिमी देशों का षड्यंत्र था, क्योंकि वो इस एकमात्र हिंदू राज्य को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि साहब कि ये हिंदू राज्य ना रहे, अंग्रेज़ बन जाए, यानी सेक्युलर कर दें उसको। तो सेक्युलर का मतलब ही होता है अंग्रेज़ों की विचारधारा का थोपा जाना। फिर दूसरी तरफ चीन था, जो चीन भी चाहता था कि साहब कि ये कम्युनिस्ट सरकार आ जाए, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्टों का विद्रोह चल रहा था। तो वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट आ जाए। तो भारत को छोड़ के बाकी दोनों की जो आशाएं थी वो फलीभूत हो गई थी। अब ये आज जो हुआ है, इसको हटाया गया है। इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये कोर्ट का ऑर्डर था, और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 26 ऐप बंद कर दिए गए। 26 ऐप बंद करने की वजह से लोगों का जो कम्युनिकेशन था वो टूट गया। कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है नेपालियों के लिए, क्योंकि नेपाली लगभग कहते हैं कि साहब कि कोई 40 लाख नेपाल मूल के जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। कुछ कहते हैं 30-40 लाख तो जो नेपाली है, नेपाल से गए हुए, 1-2 जनरेशन में गए हुए लोग ही भारत में रहते हैं, और उनके साथ कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया ये ऐप है। उसके अतिरिक्त लगभग 30 लाख नेपाल के लोग जो हैं वो दूसरे स्थानों पर, विशेषकर गल्फ़ में काम करते हैं, और उनके पास भी एकमात्र जरिया कम्युनिकेशन का ये ऐप्स ही हैं, जिनको कि बैन कर दिया गया। सबको बैन कर दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टिकटॉक और वाइबर, इनको बैन नहीं किया गया। कारण क्या था? बीच में कोर्ट का भी रोल जो है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कई बार कहता रहता हूँ, कोर्ट्स को भी कहता रहता हूँ कि भाई कोर्ट्स जो है वो सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अब ये गुस्सा फूटा इनके विरुद्ध, अगर यही सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भी फूट जाए कल को, अभी तो पार्लियामेंट के विरुद्ध चल रहा है, क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध जो है वो गुस्सा इस बात का नहीं है कि इन्होंने चीन परस्ती की, या इन्होंने बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि ऐप्स बंद कर दिए। मुख्य जो रोष है इनके प्रति वो इनके भ्रष्टाचार का है। और ये सारे के सारे जो एक तरह से ये घूमते रहते हैं, ये 3 दल हैं। एक प्रचंड का दल है, एक KP शर्मा ओली का दल है, एक वो शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के हैं, उनका दल है। इन्हीं के बीच में ये सत्ता घूमती रहती है। हर 1.5-2 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, और उसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो वापस चालू हो जाता है। तो इसको सबको देख के रोज लोगों को बार बार राजशाही का जो एक स्थायित्व था वो याद आता है।
तो इसलिए वो फिर राजशाही की तरफ भी आकर्षित होते हैं और कई बार देखते हैं कि राजशाही को लाने के प्रयास भी होते हैं, उसके लिए आंदोलन भी होते हैं और उसके लिए भी काठमांडू की सड़कों पर लोग निकलते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसके कारण ये कह रहे हैं कि ये ऐप्स बैन किए गए, ये केसेस 2020 से चल रहे हैं और 2020 में कई सारे ग्रुप्स ने ये केसेस दायर किए थे। ये ज़्यादातर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में ये केस दायर किए गए थे कि ये बिना रजिस्ट्रेशन के जो ये चल रहे हैं ऐप्स वगैरह, वो नेपाल की संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं या फिर दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ इसमें ऐसा मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स जो सत्तारूढ़ पार्टी के थे वो भी उसमें संभवतः शामिल थे और इसीलिए ये संदेहास्पद हो गया। मामला संदेहास्पद क्यों कब हो जाता है? जब सरकार के लोग ही पिटिशंस दायर करें कोर्ट में और उसके बाद फिर सरकार उनका इफ़ेक्टिव काउंटर ना करे। ये सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल स्ट्रांगली ये ना कहे कि भैया आप कुछ नहीं होते हो, ये सारे मामले जो हैं ये सिक्योरिटी के मामले हैं, इस पर केवल राज्य ही निर्णय ले सकता है। ऐसा कहने की बजाय सितंबर 2020 में, इसमें सितंबर 2024 में इन केसेस में आदेश हो जाता है और वो आदेश हो जाता है, वो आदेश की पालना नहीं होती है। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हुआ है, ये 2-3 दिन पहले जो आदेश हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर हुआ और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए सरकार ने कहने के लिए ये कार्य किया है। सरकार चाहती तो ना भी करती, लेकिन इसमें निश्चित रूप से KP शर्मा ओली का जो चीन प्रेम है, जो उनकी चीन परस्ती है, वो दिखाई पड़ गई और चीन परस्ती के कारण उन्होंने यह कार्य किया। और चीन परस्ती के कारण उन्होंने यह कार्य किया तो आप चीन के 2 मुख्य ऐप्स आप अलाउ कर देंगे और बाकी सारे ऐप्स जिनसे जनता का कम्युनिकेशन होता है नेपाल से बाहर, उनको आप बंद कर देंगे तो भाई साहब ये तो फिर रोष तो भड़केगा। लेकिन रोष इतना भड़क जाएगा, इसकी लोगों को संभवतः आशा नहीं थी। लेकिन जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, इस समय तो भारतीय न्यूज़ एजेंसी के जो लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं, वो इस समय मौके पर हैं, काठमांडू में हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो जुलूस था या जो प्रदर्शन था वो हिंसक नहीं था, वो शांतिपूर्ण ही था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो गोली चलाने से फिर माहौल भड़क गया और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सरकार का कहना है कि वो गोली सरकार ने नहीं चलाई, वो गोली में कह रहे हैं कि साहब ISI और जमात के लोग उसमें घुस गए थे। यार ये ISI और जमात के लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? ISI और जमात के लोगों को इतना उपकृत और इतना बढ़ावा किसने दिया? इस सरकार ने क्यों दिया? और इस सरकार के फेवर में आके इन लोगों ने गोली क्यों चलाई? ये चीन को बचाना चाहते थे, चीन परस्त सरकार को बचाना चाहते थे, ये चीन का प्रभाव कायम रखना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के तो मुझे लगता है दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों? क्योंकि चीन परस्त सरकार जा रही है और पश्चिम वाले सोच रहे हैं कि जो कोई भी आएगा वो संभवतः उनके हाथों में खेलेगा। वो संभव नहीं है, क्योंकि नेपाल अभी भी नेपाल की आत्मा में हिंदुत्व इतना गहरा बसा हुआ है कि पश्चिम परस्त सरकारें जो हैं उसको एक सीमा के बाहर, एक सीमा के आगे उसको भेद सकती नहीं है। तो इसलिए भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भारत वालों से कि हम तो जो नेपाल की जनता है, हम तो जनता के साथ में है और नेपाल की जनता सदैव भारत के साथ अपना रिश्ता निभाती रही है। ये जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, अच्छा ये राजशाही के समय में भी हुआ करता था। राजशाही के समय में भी जब राजा थे
महेंद्र जी थे और वीरेंद्र जी थे, तो उनके समय में भी ये जब भी उनको परेशानी होती थी तो फिर वो चाइना कार्ड खेलने लगते थे भारत के साथ में। अब इसके लिए तो हम क्या कहें, इसके लिए तो आप ये देखिए कि 1950 के पहले ही नेपाल ने कहा था नेहरू जी से कि साहब आप नेपाल को भारत में सम्मिलित कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि एक हिंदू राष्ट्र को कैसे ले लें। उनके लिए तो जो असली मजहब है वो हिंदू तो हो ही नहीं सकते, वो तो हिंदू के अतिरिक्त कोई होंगे वही होंगे, तो उन्होंने उस समय लेने से मना कर दिया। खैर वो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि नेपाल के साथ में जो भारत की संधि है वो बड़ी विस्तृत है। नेपाल की जो करेंसी है वो भारत के साथ पेग्ड है। नेपाल की करेंसी का पेग भारत की करेंसी के साथ में है। भारत की करेंसी का 1.46 टाइम्स जो है वो नेपाल की करेंसी चलती है, इसीलिए नेपाल में भारतीय रुपया चलता है। NCIC एक बहुत बड़ा कॉमन, आप जब नेपाल जाएंगे तो वहाँ NCIC यही आपको टर्म सुनाई पड़ेंगे, और आप वहाँ पे भारत का रुपया दे सकते हैं, नेपाली रुपया ले सकते हैं। अब नेपाली रुपया भारत में तो चलता नहीं, लेकिन भारतीय रुपया पूरी तरह से नेपाल में चलता है, वहाँ के बैंक्स में भी मिलता है। बीच में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो काफ़ी समस्या हुई थी, लेकिन अब वो सब सॉर्टेड आउट है। उसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के जो लोग हैं उनको आपस में आने जाने के लिए, यानी नेपाल वासियों को भारत में आने के लिए, भारत वासियों को नेपाल में जाने के लिए, नेपाल वासियों को भारत में आके काम करने के लिए, भारत वालों को नेपाल में जाके काम करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुमति पत्र नहीं चाहिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पर्याप्त है। आप केवल एक आधार कार्ड के बेसिस पे भारत से नेपाल जा सकते हैं, वहाँ से वापस आ सकते हैं, और नेपाल से इसी प्रकार आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे यहाँ आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसलिए भाई भारतवासियों, अभी तो तेल देखो और तेल की धार देखो। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या राजशाही वापस आएगी, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।